हाँ जी बच्चों, तो नमस्कार, आदाब वंस अगेन। गुलाम वंश आज हम शुरू करेंगे, स्लेव डायनेस्टी शुरू करेंगे। देखिए, गुलाम वंश क्यों कहते हैं इसको, पहले इसको समझिए। हम जानते हैं कि गौरी इंडिया आया, वापस चला गया। लेकिन गौरी के जो 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 गुलाम थे, जिनको अपना पुत्र कहता था वो, कि भाई ये गुलाम नहीं है, मेरे 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 पुत्र हैं, उनको भारत का जीता हुआ क्षेत्र वो सौंप कर चला गया और खुद जाकर अपने देश चला गया। वहां उसकी मौत हो गई। तो जो इंडिया का जो रीजन उसने अपने गुलामों में बांटा था, 4 गुलामों में अपना इंडिया का रीजन वो बांट गया था। जो दिल्ली वाला जो रीजन था वो दे गया था अपने गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा यल्दौज ये गुलाम था, यल्दौज को देकर गया था वो गजनी। सिंध वाला जो रीजन है वो कुवाचा को दे गया था, कुवाचा। और उसके बाद जो बंगाल का रीजन है उसने जीता था, बंगाल के रीजन को दे गया था बख्तियार खिलजी को। इन 4 गुलामों को अपना रीजन वो इंडिया का बांट कर गया था और इन चारों लोगों ने वहां पर रूल करते थे ये लोग। लेकिन सुल्तान नहीं थे, ये उसके गुलाम थे। मोहम्मद गौरी डाइज इन द ईयर 1206, 1206 में मोहम्मद गौरी मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसका जो रीजन है वो उसके गुलामों में बढ़ जाता है और सब लोग अपने अपने जगह पर गद्दी पर बैठ जाते हैं। हम यहां पर बात करेंगे दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि दिल्ली से ही इस रीजन की शुरुआत होती है। यल्दौज और कुवाचा को आगे आने वाले समय में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सक्सेसर है, जो कि इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश इन दोनों को हरा देगा। बख्तियार खिलजी भी इल्तुतमिश की अधीनता मान लेगा और एक्चुअली दिल्ली सब जगह छा जाएगा। तो हम बाकी जगह ना बात करते हुए हमारा फोकस रहेगा दिल्ली पर। एक्चुअली दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। वैसे ये कहना भी गलत ही होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बैठा था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी कैपिटल नहीं बनाया था। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लाहौर। एक मिनट, मैं इसको आपको एक नक्शा बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं, तो वो दैट वुड बी बेटर। ये मान लीजिए इंडिया है ना। ओके, तो दिस इज इंडिया। ये प्रेजेंट इंडिया लगभग बनाने की कोशिश की है मैंने। यहां पर देखिए लाहौर, तो हिज कैपिटल वॉज लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गद्दी पर बैठा, लाहौर में बैठ गया। हालांकि उसने कहा मैं सुल्तान नहीं हूं। सुल्तान क्या होता है हम जानते हैं कि जो शिया होते हैं और जो सुन्नी होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। जो शिया हैं वो मोहम्मद साहब की जो वंशावली है उनको अपना गुरु मानते हैं। जो सुन्नी होते हैं वो खलीफा को अपना गुरु मानते हैं और खलीफा एक के बाद एक चुना जाता था। तो जो खलीफा है वो इस्लाम में सबसे बड़ा आदमी है। तो अगर मैं इंडिया का राजा बनना चाहता हूं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं बन सकता हूं। मैं उस खलीफा से एक सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा, उससे एक सनद प्राप्त करूंगा और सर्टिफिकेट लेने के बाद जब वो मुझे अलाउ करेगा कि हाँ भाई ठीक है आप इंडिया के राजा बन सकते हैं, तो मैं कहूंगा ठीक है अब मैं इंडिया का सुल्तान हूं। और सुल्तान का मतलब है खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि ऑफ खलीफा। ठीक है जी। तो इसने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं भाई मैं सुल्तान नहीं हूं, सुल्तान तो भाई मेरे मालिक थे जिनका नाम था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी तो अब मर चुके हैं, तो मैं तो सिपेह सालार हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपेह सालार की उपाधि ली थी। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, तो उसको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक उसने अपने आप को नहीं कहा। हालांकि 2 साल के बाद मोहम्मद गौरी मरा था 1206 में। तो 1208 में जो मोहम्मद गौरी का जो सक्सेसर था उसका जो नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज गयासुद्दीन महमूद। ये सब लिखाऊंगा अलग से मैं, अभी एक समरी समझिए। गयासुद्दीन महमूद इसका नाम था। तो गयासुद्दीन महमूद जो मोहम्मद गौरी का सक्सेसर था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता के चंगुल से मुक्त कर दिया। बोल उसने कहा एक सर्टिफिकेट दे दिया कि ठीक है साहब अब आप दास नहीं हैं, अब नाउ यू आर फ्री, मैं आपको सर्टिफाई करता हूं। और उसके बाद आप अब सुल्तान हैं। उसने कह दिया आप सुल्तान है, बट ऐबक ने खुद को सुल्तान नहीं कहा।
ये एक छोटा सा याद रखने वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो सिपह सालार की उपाधि से जब ले लिया, गद्दी पे बैठ गया, दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्थ है उसको इसने अपना एक हेडक्वार्टर टाइप बनाया। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा रीजन इसके कंट्रोल में, इतना रीजन रहता था। गद्दी पर बैठ चुका है, छोटे मोटे काम करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार बनवाएगा। इसके एक गुरु थे जो सूफी मत के मानने वाले थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में उसने एक बिल्डिंग, एक इमारत बनवाना शुरू किया जिसको उसने नाम दिया कुतुब मीनार। ना कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार इसलिए नहीं है क्योंकि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, बल्कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार इसलिए है क्योंकि उसने उसे अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया है। उसने उसके 3 मंजिलें बनवाई। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुतुब मीनार की कितनी मंजिलें हैं आपको मालूम होगा। कुतुब मीनार में इस समय 5 मंजिलें हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके सिर्फ 3 मंजिलें बनवाई हैं। ऐबक कुड ओनली बिल्ड 3 फ्लोर्स ऑफ कुतुब मीनार, और उसके बाद अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। दरअसल हुआ क्या कि एक दिन वो चौगान खेल रहा था। ये नाम याद रखिएगा, चौगान। चौगान जो आज की डेट में पोलो के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। घोड़े पर बैठ के कुछ हॉकी टाइप खेलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, दैट इज चौगान। तो चौगान खेल रहा था या पोलो खेल रहा था, खेलते खेलते घोड़े से गिर गया, हेलमेट वगैरह नहीं लगाया होगा, सर में चोट आई, मर गया वहीं पर। तो ऑल ऑफ अ सडन, मतलब 1200, आप समझिए 6 में गद्दी पर बैठा था और 1210 में एक्सीडेंट हो गया। तो सिर्फ 4 साल ही ये गद्दी पर बैठा और अचानक से इसकी मौत हो गई। तो बेचारा 3 ही मंजिल इसकी बनवा पाया। इसके बाद गद्दी पर बैठेगा इल्तुतमिश। बीच में छोटा सा राजा और आएगा, वो भी बताएंगे अभी। तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो इस पर वो चौथी बिल्डिंग भी बनवाता है, चौथी मंजिल भी बनवाता है। तो इस बिल्डिंग की, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बनवाता है इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम था, ऐबक का दामाद भी था वो। फिर 4 मंजिल बन के रह जाती हैं। काफ़ी समय तक समय निकलता जाता है और जब एक राजा दिल्ली सल्तनत में बैठेगा जिसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक, जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है तो इस बिल्डिंग पे गिरती है बिजली, और जब बिजली गिरती है तो इसकी चौथी बिल्डिंग टूट जाती है, चौथी इमारत टूट जाती है, चौथी मीनार, मीनार नहीं कहेंगे, चौथी मंजिल टूट जाती है। जब ये टूट जाती है तो फिरोज शाह तुगलक इस पर ना सिर्फ चौथी दोबारा से बनवाता है बल्कि इस पर एक 5वीं भी बनवा देता है। तो इस तरह फिरोज शाह तुगलक का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे, ये 3 राजा हैं भाई जिनके नाम कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी तरह बना लीजिएगा, इसको कॉपी पे याद रखने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 मंजिल ऐबक ने बनवाई, फिर चौथी इल्तुतमिश ने, और चौथी 5वीं दोनों फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। ठीक है भाई, तो ये 3 राजाओं के नाम इससे जुड़ते हैं, इससे मिलते हैं। 2-3 काम इसने और भी किए, जैसे कि इसने जो पृथ्वीराज चौहान का जो किला था, राय पिथौरागढ़ का जो किला था, तो राय पिथौरागढ़ के किले में एक मस्जिद बनवाई इसने, जिसको नाम दिया कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में समझिए आज की डेट में आप इसको। ये सल्तनत काल में बनने वाली इंडिया की पहली मस्जिद है। इससे पहले सल्तनत काल में हमको कोई मस्जिद नजर नहीं आती, हालांकि मस्जिदें तो बनना पहले भी शुरू हो गई थी, साउथ में हमको पहले भी मस्जिदें मिलती हैं, लेकिन सल्तनत काल की पहली मस्जिद किसने बनवाई? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, और उसका नाम कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है। ऐसे ही अजमेर में एक संस्कृत का यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, वहां पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इस नाम से एक मस्जिद बनवाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जिसने बनवाई उसका नाम है कुतुब मीनार। ये 3 आप इसके बारे में बातें याद रखेंगे। बहुत कुछ कर नहीं पाया क्योंकि सिर्फ देखिए 4 साल गद्दी पर बैठा था, शुरुआती की थी, और कोई बहुत बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर दिया ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ, 2-3 नाम जो फैक्चुअल पॉइंट है वो भी इसके बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक बात ये कि इसको कुरान ख्वाह कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको कुरान ख्वाह कहते हैं। कुरान ख्वाह का मतलब होता है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़ने का शौकीन जो है उसको कुरान ख्वाह कहते थे। कुरान पढ़ना जानता था, कुरान पढ़ सकता था। दूसरा इसके बारे में कहा जाता है ये लाखों दान दे देता था, तो इसको लाख बख्श भी कहते हैं। इज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श, इसको लाख बख्श भी कहते हैं। ये कुछ 2-4 बातें हैं इसके बारे में, आप नोट कर लीजिए फटाफट, अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, और इसको समरी भी बना लीजिए। अब क्या होता है कि जब इसकी डेथ होती है
चौगान खेलते समय इसकी मौत हो गई। जब इसकी मौत हो गई तो अब गद्दी पर कौन बैठे साहब, ये अब समस्या सामने आ गई। अब थोड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, कुछ लोगों ने कहा किसी और को बनाओ, कुछ ने कहा किसी और को बनाओ। तो हुआ क्या कि लाहौर जो है, लाहौर जो उसकी कैपिटल थी, लाहौर में इसका एक पुत्र था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। कुछ कहते हैं आराम शाह इसका बेटा था, कुछ कहते हैं आराम शाह इसका बेटा नहीं था। इन एनी ऑफ द केस आराम शाह लाहौर में गद्दी पर बैठाया गया। दिल्ली के पास एक जगह है बदायूं। बदायूं का जो गवर्नर था, याद रखिएगा, बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। बदायूं का जो गवर्नर था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उसका खरीदा हुआ गुलाम भी था। और इल्तुतमिश को बुलाया गया बदायूं से दिल्ली, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब आप गद्दी पर बैठिए। तो समझिए दिल्ली में बैठ गया इल्तुतमिश गद्दी पर और लाहौर में बैठ गया आराम शाह। फिर दोनों की लड़ाई हुई। एक वॉर ऑफ जूंद होता है, जूंद का युद्ध होता है इन द ईयर 1210। 1210 में जूंद का वॉर होता है जिसमें कि इल्तुतमिश आराम शाह को हराता है और उसे मार देता है और अब गद्दी पर बैठता है। और यहां से कहानी शुरू होती है इल्तुतमिश की, जो एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत का आप रियल फाउंडर कह सकते हैं, क्योंकि अब अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा वो और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीजें करेगा। वो क्या करेगा, लेट्स सी, वो उसको देखते हैं। चलिए तो अब थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं, इल्तुतमिश की कहानी को थोड़ा देख लेते हैं। लिख लीजिए दो चार बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि लिखिए 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 AD while playing चौगान, और ब्रैकेट में पोलो भी लिख लीजिएगा, चौगान एंड ब्रैकेट में पोलो। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद लाहौर में उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। आफ्टर हिज डेथ हिज सन आराम शाह सेट ऑन द थ्रोन ऑफ लाहौर विच वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट, अगली लाइन से लिखे, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था, इल्तुतमिश हु वाज स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन द वॉर ऑफ जूंद, जूंद के युद्ध में, इन द वॉर ऑफ जूंद, जूंद के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया। इल्तुतमिश डिफीटेड आराम शाह और उसकी हत्या कर दी, एंड किल्ड हिम। इस प्रकार इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इन दिस वे इल्तुतमिश सेट ऑन द थ्रोन एंड Delhi became his capital. Now Delhi will become the center of the power for another so many years. अब तो जब मुगल आएंगे तब जाकर के आगरा ट्रांसफर होगी सारी पावर, उससे पहले हालांकि सिकंदर लोदी बना देगा आगरा शहर को। तो लेकिन काफी समय तक अब दिल्ली सल्तनत की बात हम करने वाले हैं। तो दिल्ली में साहब बैठ गए गद्दी पर। अब आप समझिए रीजन बड़ा छोटा सा है। दिस इज दिल्ली, यलदौज यहां पर है, चार गुलाम बताए थे मैंने आपको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहां था, यलदौज था, कोवाचा सिंध पर था तो इट वाज कोवाचा, और बख्तियार खिलजी ये है आपका बंगाल में। ये चार लोगों को चार रीजन बांटे गए थे। इसने कहा अब इल्तुतमिश कहेगा, मैं यहां हेडिंग डाल दे रहा हूं, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कहेगा कि भैया मुझे तो अपना एम्पायर एक्सटेंड करना है, मुझे तो अपना साम्राज्य का विस्तार करना है, तो ये यलदौज को हराएगा। इल्तुतमिश शैल डिफीट यलदौज इन द वॉर ऑफ तराइन। अब यहां पर तराइन का एक और युद्ध हो रहा है, तराइन का थर्ड वॉर ऑफ तराइन। तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। लिख लीजिए ये बातें, लिख लीजिए फटाफट लिखिए। गद्दी पर बैठते ही, एज सून एज इल्तुतमिश सेट ऑन द थ्रोन, he started extending his empire. उसने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो हमको आसानी हो जाती है कि हम पॉज करके उस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप एक बार सुन के वीडियो पॉज कर लिया कीजिए, लिखते रहिए कीजिए, क्योंकि हमको लिखनी बहुत सारी चीजें हैं। तो
और उसके बाद लिखिए, इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज को हराया। इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दौज इन द थर्ड वॉर ऑफ तराइन। इसका ईयर लिख लीजिएगा 1216, 1216 एडी में यल्दौज को हराया, 1216 एडी में। और कुवाचा को भी सिंध से बाहर कर दिया। एंड ऑल्सो डिफीटेड कुवाचा एट सिंध। कुवाचा को इतना इंसल्टेड फील हुआ कि बेचारे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि आप समझिए ना, ये तो इसके ससुर के उम्र के थे ये लोग, तो इसको बड़ा इंसल्टेड फील हुआ और इसने सुसाइड कर लिया। लिख लीजिए चाहे तो, कुवाचा ने जिसके बाद सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आफ्टर विच कुवाचा कमिटेड सुसाइड इन द रिवर इंडस। बख्तियार खिलजी समझदार आदमी था, उसने कहा साहब लड़ने की क्या जरूरत है, मैं वैसे ही हार मान लेता हूं, और मैं तो आपकी सेना में, मुझे आप अलग अलग पद दे दीजिए, आपकी सेवा करूंगा। ये वही खिलजीज हैं जो अलाउद्दीन खिलजी बाद में आएगा, तो ये अब इनकी सेना में आ गए हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि बख्तियार खिलजी ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। बख्तियार खिलजी ने, यह बख्तियार खिलजी केम अंडर द शेल्टर ऑफ इल्तुतमिश। ये बख्तियार खिलजी वही है जो जब यहां से जा रहा था वो बंगाल, तो रास्ते में उसको नालंदा यूनिवर्सिटी मिली थी, वही नालंदा यूनिवर्सिटी याद कीजिए, और उसी ने आग लगवाई थी इसके अंदर। तो यह वही बख्तियार खिलजी है जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में बात कर चुका हूं। खैर, अब इल्तुतमिश के पास बड़ा एम्पायर हो गया है, बड़ा साम्राज्य हो गया है। अब बड़ा एम्पायर है तो बड़ी समस्या भी है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, वैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब मैं बोलूंगा कि रिवोल्ट हो गया, तो रिवोल्ट का या विद्रोह का क्या मतलब होगा कि जैसे ये वाला इतना बड़ा एरिया इल्तुतमिश के पास में है, मान लीजिए अब इतना बड़ा एरिया उसके पास हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इल्तुतमिश इस पूरे साम्राज्य का राजा है, इट इज इल्तुतमिश। ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्तुतमिश ही राजा है, राजा और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन उन राजाओं ने इल्तुतमिश की अधीनता मान ली है। दे हैड अडॉप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ, एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ इल्तुतमिश, कि ठीक है साहब आप हमारे बड़े राजा हैं, आपको टैक्स भी देंगे हम, और थोड़ा बहुत टैक्स आपको दिया करेंगे, बाकी सर हमको रहने दीजिए। तो इस तरह का होता था मामला। तो अगर मान लीजिए यहां का एक राजा है, वो कहेगा नहीं भाई आज के बाद मैं टैक्स नहीं दूंगा इल्तुतमिश को, तो मैं क्या कहूंगा कि इस राजा ने विद्रोह कर दिया, दिस किंग हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट इल्तुतमिश। विद्रोह की समस्या ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि बड़ा साम्राज्य हो गया। अब उस समय इंटरनेट तो था नहीं, व्हाट्सअप था नहीं, टेलीफोन था नहीं। अब बेचारे को पता चल रहा है, यहां पता लगा राजा ने विद्रोह कर दिया, 10 दिन बाद इसको पता चला, फिर सेना लेके जाएगा, धीरे धीरे सेना जाएगी। अब सेना, सारी सेना तो घोड़े पर बैठ के जाती नहीं थी, ज्यादातर पैदल होते थे, तो समय लगता था, एक महीना लग जाता था पहुंचने में। महीने भर बाद पता लगा सेना यहां पहुंची, इस रिवोल्ट को दबाया, पता लगा यहां किसी ने रिवोल्ट कर दिया, फिर यहां दबाओ, फिर यहां दबाओ, बेचारा ऐसे ही चलता रहेगा, समस्या हो जाएगी ना। तो इसने एक नई सिस्टम इंडिया में शुरू किया। वो सिस्टम क्या था, उसको हम बोलते हैं इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था। पहले समझ लीजिए फिर लिख भी लीजिएगा। देखो इसने क्या किया, इसने पूरे अपने एम्पायर को छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा, कई सारी यूनिट में इसने बांट लिया। अब मान लीजिए जैसे ये एक यूनिट है, इस एक यूनिट को कहा गया इक्ता। अब इल्तुतमिश क्या कहता था, ठीक है साहब आप एक किसी आदमी को बोलता है ठीक है साहब आप जाकर के इसके इक्तेदार बन जाइए, आप इक्तेदार बन जाइए, मतलब इसके मालिक बन जाइए। तो बोले ठीक है साहब, इक्तेदार उसको कहते थे, जनरल भाषा में हम सूबेदार या गवर्नर उसको कह देते हैं, बट एक्चुअली द पोस्ट बॉस इक्तेदार। वो ठीक है सर, आपको ये 1000 लोगों की सेना भी दे रहा हूं मैं, 1000-2000 लोगों की सेना दे रहा हूं, ये सेना ले जाइए वहां पर रही जाकर के। वो ठीक है सर। अब यहां देखो राजा का इनकम क्या है, राजा का इनकम इज टैक्स, जो जनता से लेता है। तो अब इल्तुतमिश कह रहा है कि आप यहां की जनता से टैक्स लेंगे सर, इक्तेदार साहब टैक्स लीजिए, उससे अपनी सैलरी ले लीजिए, उससे अपनी सेना का खर्चा निकाल लीजिए, सैनिकों को सैलरी दे दीजिए, और जो बचेगा उसके बाद वो मुझे भेज दीजिए आप सीधा। मुझे तो वैसे भी आपको सैलरी वैलरी देनी पड़ती, तो आप सैनिकों को सैलरी वैसी देनी पड़ती, तो आप वही सैलरी काट के बचा हुआ मेरे पास भेज दीजिएगा। और ऐसी व्यवस्था इसने हर जगह कर दी। इसको बोलते हैं इक्ता व्यवस्था। तो इंडिया में इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट करेगा इल्तुतमिश। याद रखिएगा इस बात को। इस इक्ता को अलग अलग रूपों में हम बाद में देखेंगे, इसमें थोड़े से चेंज होंगे। जब शेरशाह सूरी आएगा तो इसको सरकार बनाएगा और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वहां पर करेगा वो, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन इक्ता व्यवस्था यहां शुरू हो जाती है। तो लिख लीजिए चाहे तो इस बात को, एक हेडिंग डाल लीजिए इक्ता। इक्ता में लिखिए इट वॉज द यूनिट, इट वॉज अ यूनिट ऑफ द एम्पायर। यह साम्राज्य की इकाई थी जहां इक्तेदार रहा करता था, वेयर द एपेक्स ऑफिसर वॉज एन इक्तेदार।
जहां इक्तेदार रहा करता था, वेयर द एपेक्स ऑफिसर वॉज एन इक्तेदार, सभी प्रशासनिक खर्चे काटने के बाद आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बचा हुआ टैक्स केंद्र को भेजा जाता था। इक्तेदार यूज्ड टू सेंड ऑल द रिमेनिंग रेवेन्यू टू द सेंटर। अब ये एकता व्यवस्था थी। इससे को हुआ क्या, यहां विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, तो इक्तेदार दबा दे रहा है उस विद्रोह को कि भैया यहां कोई विद्रोह हो तो आप दबा दीजिएगा, बड़ा विद्रोह हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर विद्रोहों की समस्या समाप्त हो गई। ये बड़ा बढ़िया सिस्टम था। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की है, तमाम बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, बड़ा एम्पायर हो गया, एक समस्या आ गई। अब समस्या इसके पास क्या आ गई, देखिए यहां पर एक, आप थोड़ा और नॉर्थ वेस्ट में इस तरफ जाएं अगर, तो यहां पर एक डायनेस्टी एक इवॉल्व होती है जिसका नाम था ख्वारिज्म डायनेस्टी। ख्वारिज्म डायनेस्टी जो थी वो भी इस्लामिक डायनेस्टी थी और बहुत तेजी से अपना एक्सपेंड कर रहे थे वो लोग, ईस्टर्न यूरोप तक पहुंच गए थे वेस्ट में जाएं तो, और ऐसा लग रहा था इल्तुतमिश को किसी भी समय यह इंडिया पर आक्रमण करेंगे, मुझ पर आक्रमण करेंगे। तो इल्तुतमिश ने खैर यहां पर किले वगैरह बनवाए, बेचारे ने जो कुछ कर सकता था करा, बोले भाई अब अटैक करेंगे तब देखेंगे, किले तो बनवा लेते हैं। लेकिन किस्मत ने साथ दिया इसके। देखिए इंडिया के यहां जाइए तो नेपाल है, फिर उसके बाद चाइना, और चाइना के ऊपर क्या पड़ता है, चाइना के ऊपर होता है एक मंगोलिया। आपको पता होगा यहाँ मंगोलिया है नक्शे में। मंगोलिया से एक आदमी निकला, वो बड़ा शानदार आदमी था, उसका नाम था तुमेचिन। इतिहास के सबसे बड़े हत्यारों में से एक है तुमेचिन। इसको सबसे बड़ा एम्पायर भी इसका था, सिकंदर से कई गुना बड़ा एम्पायर तुमेचिन का था। तुमेचिन को आपने, जो असली नाम है इसका तुमेचिन है, बाकी आपने इसको चंगेज खान के नाम से सुना है, चंगेज खान। चंगेज खान से देखिए ये मत लगाइएगा मतलब कि ये इस्लामिक था। खान का मतलब होता है बहादुर आदमी, जो बहादुर था उसको खान कहते हैं। खान ए खाना, बहादुरों का बहादुर। चंगेज खान, इसको बाद में लेखकों ने कहा इसका असली नाम तुमेचिन था। उस समय तक मंगोलिया में इस्लाम धर्म नहीं गया था, बाद में पहुंचेगा, बताएंगे। ये अपने आप को खुदा का कहर कहता था कि मैं खुदा का कहर हूं। इसका बचपन बड़ा अजीब सा बीता था। ये इसके पापा जो थे, इसके पिताजी जो थे, वो एक कबीले के सरदार थे। यहाँ कबीला ही शासन हुआ करता था, आज भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं होता। तो वहाँ कबीले कई सारे रहा करते थे, एक कबीले के सरदार इसके पिताजी भी थे। बचपन में बड़ा अजीब सा बीता। इसके पिताजी को मार दिया गया, इसकी माँ को उठा के ले गए, शादी हुई तो दूसरे तीसरे दिन इसकी बीवी को लोग उठा के ले गए। बड़ा क्रूर हो गया था फिर ये। उसके बाद फिर अटैक करता था, अपने आप का एम्पायर इसने बढ़ाना शुरू किया। और जब अटैक करता था तो दो तीन बातें इसके बारे में जो बड़ी फेमस हैं। एक बात तो ये कि जहां जाता था वहां सबको मार देता था, छोड़ता किसी को नहीं था। अगर आप सरेंडर भी कर रहे हैं, ठीक है साहब आपने सरेंडर कर दिया, आप राजा कह रहा है सर सॉरी सर आप सरेंडर करते हैं, आपका शेल्टर मानते हैं हम लोग, आप छोड़ दीजिए हमको। तो राजा से कहता था ठीक है साहब छोड़ देंगे, लेकिन आपको मारेंगे जरूर। तो मार देता था सबको, वो सबको मार देता था। जो स्त्रियां वहां की होती सब शादी करता था। अब शादी का शौकीन था, लोगों में अलग अलग शौक होते हैं भाई, किसी को शराब का शौक होता है, इसको शादी का शौक था। बहुत सी शादियां इसने की हैं, और इतनी शादियां की हैं। और शादी के अलावा इसका कुछ ऐसा भी इसके अंदर से जीन्स माना जाता है कि इसकी संतानें बहुत थी, संतान बहुत पैदा कर सकता था ये, इसमें ये क्वालिटी थी। कहा जाता है कि एशिया में जितने लोग इस समय रहते हैं, हर 8 में से 1 आदमी के अंदर चंगेज खान का जीन्स है। 8 में से 1 आदमी के अंदर चंगेज खान का जीन्स है। इसने ये पूरा एम्पायर जीत लिया, यहां पर ये पूरा जीत लिया। और जीतने, मैं बता रहा हूं कि चंगेज खान का जो एम्पायर था वो सिकंदर से कई गुना बड़ा था। और इसके बाद इसने कहा यार ख्वारिज्मी का बड़ा नाम सुन रहे हैं हम लोग, चलो लेट्स गो टू ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म पर अटैक इसने कर दिया। ख्वारिज्म पर अटैक जब किया और ख्वारिज्म पे सबको मार दिया। ख्वारिज्म आज का इराक वाला रीजन मानिए आप, जो इराक है, कहा जाता है इराक की जितनी पॉपुलेशन आज है उतनी पॉपुलेशन तो ये मार चुका है इराक में। तब मैंने कहा ना इतिहास का सबसे बड़ा हत्यारा इसको माना जाता है। मार सबको खत्म कर देता है, मार देता है स्त्रियों से, बहुत सारी स्त्रियों से शादी करता है। ख्वारिज्म का एक शहजादा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी जो था वो भाग कर आ जाता है इंडिया और इल्तुतमिश के पास पहुंच जाता है कि इल्तुतमिश मेरे भाई इस्लाम खतरे में है और मुझको आप शरण दीजिए। और इल्तुतमिश उसको शरण दे देता है, ठीक है भाई आप रहिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। ये बात चंगेज खान को पता चल जाती है और चंगेज खान कहता है चलो इंडिया, हमको इसको तो मारना ही है,
हमारी भाई कसम का सवाल है तो जलालुद्दीन मंगबरनी को तो मारेंगे, ये आता है रास्ते में लेकिन रुक जाता है सीमाओं पर, अरे इंडिया नहीं जा रहे यार, लेकिन मारना तो है। एक काम करो, लेटर लिखो एक। तो ये लेटर लिखता है इल्तुतमिश को कि इल्तुतमिश मेरे भाई, मेरी एक कसम है कि मैं जहां जाता हूं सबको मारता हूं। तो मैं अभी ख्वारिज़्म गया था तो एक आदमी भागकर आपके पास आ गया, तो मुझे उसको मारना है, या तो आप उसको मेरे पास भेज दो या कहो तो मैं तुम्हारे पास भी आऊं। तो इल्तुतमिश ने कहा नहीं सर सॉरी गलती हो गई, आप यहां ना आए, मैं भेजता हूं। तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को उसके पास भेज दिया। इस प्रकार इंडिया पे चंगेज खान का हमला नहीं हुआ, बच गया इंडिया चंगेज खान के हमले से। अगर आ जाता तो दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाती और जाने क्या हो जाता, मतलब इतिहास ही पर बिल्कुल बदल जाता अगर वो यहां हमला करता तो। खैर वो आया नहीं, इंडिया बच गया उसके हमले से। तो एक्चुअली उसने कभी हमला इंडिया किया नहीं, बट हाँ आपको याद रखना है ये भी चीज कि जब चंगेज खान जब इंडिया आया तो किसका शासन दिल्ली पर था, तो उसका उस समय शासन था इल्तुतमिश का, और इल्तुतमिश की समझदारी की वजह से चंगेज खान ने इंडिया पर अटैक नहीं किया और चंगेज खान चला गया। बहुत रहस्यमय व्यक्ति था चंगेज खान। कहा जाता है जब ये मरा, बूढ़ा हो गया, तो इसको लगा कि अब तो मर जाऊंगा मैं, और मर जाऊंगा तो ये सब इतना जीता, इतना कुछ किया, इसका फायदा क्या। तो उसने कहा यार चलो अमृत की खोज में चलते हैं। अब अमृत एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हर धर्म में है, हर धर्म में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, है कि अमृत तो होता है। अमृत क्या करता है, आदमी को अजर और अमर बनाता है, ना सिर्फ आपको अमर बना देगा बल्कि आपको जीवन भर के लिए जवान रखेगा। तो अमृत की खोज में गया और फिर कहीं लौट के नहीं आया कभी। हो सकता है मर गया हो, ज्यादा संभावना तो यही है कि मर गया होगा, लेकिन अगर इसको अमृत मिल गया होगा तो अभी भी जीवित होगा, जवान होगा, कहीं घूम रहा होगा, क्योंकि ये कभी लौट कर नहीं आया। और इस आदमी की कहां कब्र है, कहां क्या है, कुछ किसी को पता नहीं। बड़ा रहस्यमय आदमी था, बड़ा महान आदमी था, वीर योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। है तो वो कहानी यहां खत्म हो गई। इल्तुतमिश बच गया और अपना एम्पायर दोबारा से इल्तुतमिश खड़ा करने लगा। और जो इल्तुतमिश ने काम किए वो भी समझ लेते हैं। जैसे इल्तुतमिश अब भाई एम्पायर बना लिया है, अच्छा एम्पायर बना लिया, बढ़िया सब कुछ हो गया, तो अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग और कर लेते हैं। मुद्रा चलाएगा अपनी, यहाँ पे पहली बार दिल्ली सल्तनत की मुद्रा चलेगी यहाँ पे। तो पहली मुद्रा जो दिल्ली सल्तनत की भारत में शुरू होती है उसका नाम था टका। टका जो एक्चुअली एक चांदी का सिक्का था, और एक चलवाएगा जीतल। टका और जीतल जो दरअसल तांबे का सिक्का था। तो दो सिक्के यहां पर ये चलवाता। टका जो काफी समय तक भारत में चलता रहा, इनफैक्ट शेरशाह सूरी का रुपया जब आएगा तब तक मेन सिक्का टका ही रहा, और उसके बाद भी टका अलग अलग फॉर्म में चलता रहा। तो चांदी का सिक्का था और ये तांबे का सिक्का, दो सिक्के इसने चलवाए। दूसरी बात, एक ग्रुप बनाएगा अभी 40 तुर्की जो सरदार थे, 40 तुर्की अमीर या तुर्की सरदार इनको आप कह सकते हैं, उनका ग्रुप बनाएगा, और उनको हम दो नाम से जानते हैं। उसको एक तो कहा जाता है चालीसा और एक उसको कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। उसको कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी। अब ऐसे समझिए आप कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसको आप, जैसे मान लीजिए कि मोदी साहब हैं अभी, है ना, पावरफुल नेता है। अब मान लीजिए मोदी साहब कुछ ऐसा करें कि भाई इंडिया के जो 40 सबसे रईस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबका ग्रुप बना रहा हूं मैं, और वो मेरे लिए पर्सनल तौर पर वफादार रहेंगे और बदले में मैं उनको बहुत सारी रियायतें दूंगा। ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा है नहीं बट मान लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मोदी जी की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं। कुछ ऐसे ही मान के चलिए कि जो 40 तुर्की सरदार थे जो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, उनका ग्रुप बनाया और उनसे कहा कि अब आप मेरे प्रति पर्सनल तौर पर वफादार रहेंगे और बदले में आपको मैं ध्यान रखूंगा, आपका चिंता ना करें आप। इस ग्रुप के बाद इसकी शक्ति और बढ़ गई और इसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये ग्रुप एक्चुअली बाद में जाकर बदतमीजी करेगा, बदतमीजी इन द सेंस जब ये मर जाएगा इल्तुतमिश तो उसके बाद तुर्कान चहलगानी के इशारों पर सुल्तान चला करेगा, तो काफी समय तक ऐसा एक समय बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिख लीजिएगा कि इसने 40 तुर्की सरदारों का समूह बनाया जिसको तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहते हैं। अब एक समस्या इसके पास आ गई। समस्या इसके पास ये आ गई कि इसका एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। जब वो बंगाल अभियान के लिए गया तो उसकी डेथ हो गई। बेटे इसके और भी थे, सब नशेबाज थे, बिल्कुल दारू पी के पड़े रहते थे सुबह शाम तक। एक बेटी थी इसकी, उसकी बेटी का नाम था रजिया।
रजिया तलवार चलाती थी, तीर चलाती थी, उसको युद्ध करना आता था, घोड़ा चलाना आता था, उससे बड़ा इंप्रेस था ये। इल्तुतमिश गया ग्वालियर की विक्ट्री के लिए, और ग्वालियर की विक्ट्री ये नहीं कर पा रहा था, वहां पर किला घेर के बैठा हुआ था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। इसने रजिया से सलाह मांगी कुछ, रजिया ने इसको सलाह दी। जब सलाह दी तो रजिया की सलाह जब इसने मानी तो ग्वालियर की विक्ट्री हो गई। बड़ा खुश हुआ इस बात को देख करके। खुश हुआ तो उसने 2 काम किए। पहले तो अपने सिक्कों पर इसने रजिया का नाम लिखवाया, अपने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात, इसने वसीयत बनाई और कहा कि मेरे बाद गद्दी पर जो सुल्तान बैठेगा उसका नाम है रजिया, जो मेरी बेटी है। मेरे बाद गद्दी पर मेरी बेटी होगी। और इसके बाद बेटी गद्दी पर बैठी, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन इतने आसानी से नहीं बैठी, बड़ी मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ा। वो भी हम कहानी देखेंगे रजिया में। तो ये मुख्य बातें इल्तुतमिश के बारे में हमने बातें की।